नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन एक विशेष वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। और सभी स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा पूछते हैं। जैसे जैसे आपकी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आती है, एक अलग ही आपको बेचैनी, एक अलग ही आपको घबराहट महसूस होती है। कई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब एग्ज़ाम का टाइम पीरियड नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आया हूँ जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स जो भी स्कूल व्याख्याता आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम जून 2025 के अंदर होने वाली है और अभी टाइम पीरियड है काफ़ी कम बचा है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी सभी का एक कॉमन जो क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है वो कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, उनका उपाय अपन क्या कर सकते हैं। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो के ऊपर बने रहिए। हो सकता है वो आपकी भी प्रॉब्लम हो और हो सकता है वो आपका सॉल्यूशन भी हो जाए। तो सभी स्टूडेंट से अपन चलते हैं। पहले तो आपकी एग्ज़ाम जो है वो जून 2025 को होने वाली है, टाइम नज़दीक है, इसलिए घबराहट, कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपके सामने आएगी। तो सभी स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी मैसेज कमेंट्स किए गए हैं उन कमेंट्स का जो कलेक्शन है वो लेके आया हूँ कि उनके साथ में प्रॉब्लम्स कौन सी होती है। फिर सभी प्रॉब्लम्स अपन पढ़कर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से आप कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। कई स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन है जैसा कि पढ़ने में मन नहीं करता। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे लास्ट टाइम में ऐसा नर्वस फील होने लगता है कि पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है आप लोगों का। ये प्रॉब्लम हो सकता है आप में से किसी की एक की है। सेकेंड पॉइंट अपन देखेंगे, जब भी पढ़ते हैं तो लगता है कि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पढ़ा हुआ ही नहीं इनमें से तो कुछ। हर बार जितनी बार पढ़ते हैं फिर ऐसे लगता है यार ये अपने को याद नहीं है, ये पढ़ा हुआ नहीं है अपने को। तो ऐसे नेगेटिव विचार हैं वो भी अपने माइंड में स्वाभाविक रूप से बार बार में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ा है और माइंड में ऐसे आता है कि याद कुछ भी नहीं हुआ, है ना। जैसे मान लो कि आप लोगों ने ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स है, ये रियल प्रॉब्लम्स है जो हम सब फेस करते हैं। आप अभी फेस कर रहे हो, मैं फेस कर चुका हूँ, साथी और आने वाले वो भी फेस करेंगे। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें लगता है कि पढ़ा हुआ पूरा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ में होती है जिसने रियली सच्चे मन से अपनी मेहनत के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जिसने स्टडी की ही नहीं है, जिसको तड़प नहीं है सक्सेस होने की, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, तो उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो सच्चे मन से और सच्ची लगन के साथ में अपना 100% देना चाहते हैं उन्हीं के साथ में ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आती है। अगला क्वेश्चन जो है किसी का पूछा है, पढ़ा हुआ सब है सर, पूरा पढ़ लिया, रिविजन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे जो भी पढ़ा है वो सब मेरा मिक्स होता जा रहा पीछे पीछे से। जैसे जैसे आगे पढ़ता जाता हूँ पीछे पीछे सभी कंटेंट है वापस से मिक्स होते जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सभी आप लोगों के साथ में भी हो रही है। अगला क्वेश्चन किसने पूछा है कि नकारात्मक जो विचार है पढ़ते पढ़ते वो ज़्यादा आते हैं। नकारात्मक विचार का मतलब कई पॉइंट्स हो सकते हैं नकारात्मक। सबसे अपन तो एग्ज़ाम के पॉइंट से अगर अपन देखें कि नकारात्मक कैसे आ सकता है आपकी, तो सबसे बड़ा नकारात्मक पॉइंट तो ये कि इतनी कम पद हैं, इतने कम पदों में से अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कितने लोग मेरे से आगे तैयारी कर रहे होंगे, यार उनकी तो बहुत अच्छी तैयारी होगी, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ ही प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम्स ऐसी है तो मेरे साथ ही हो रही है शायद, और किसी के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। सभी को अच्छा टाइम मिलता होगा पढ़ने के लिए, मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा। तो नेगेटिव कई विचार ऐसे आते हैं, लास्ट में आपको उस टारगेट पे लेके जाते हैं जब आपको लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन शायद नहीं होगा, या फिर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, किसको जवाब दूंगा, आगे कंपटीशन और बढ़ जाएगी और क्या पता ये वैकेंसी लास्ट है, इसके बाद वैकेंसी आएगी ही नहीं।
कई इस प्रकार के नेगेटिव विचार आते हैं, जो आपके माइंड में भी ऐसे विचार आते होंगे। अगला अपन देखेंगे, किसी ने पूछा है कि सर इस टाइम पे एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे ऐसे लगता है कि हम आवश्यकता से ज़्यादा सोचने लगते हैं, इसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये भी आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और आपको भी लगता होगा कि सर ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ और ऐसी स्टोरियाँ जो है वो क्रिएट करता रहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर यार ऐसा नहीं हुआ तो। मतलब अपन क्या करते हैं, अभी पढ़ नहीं रहे हैं और बिना पढ़े अपन क्या करें, कल्पनाओं की एक दुनिया में जी रहे हैं, है ना, कि अगर मेरा ऐसा हुआ तो मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर लूँगा, ये नहीं हुआ तो वो क्या बोलेगा, ऐसा नहीं हुआ तो यार वो वहाँ ऐसा है। मतलब पढ़ते पढ़ते आपके विचार ऐसे पॉइंटों में चले जाते हैं जहाँ का आपका कोई भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, फिर भी आपके माइंड में वो विचार चलते रहते हैं। और हमेशा है कि ओवर थिंकिंग जब भी अपने माइंड में, आपके माइंड में आप करते हो, तो वो मोस्टली ओवर थिंकिंग का जो 60 to 70% है वो हमेशा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में ओवर थिंकिंग नहीं होती है ना, पॉजिटिव में ओवर थिंकिंग बहुत रेयर होती है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो आप कल्पनाओं की दुनिया में ज़्यादा नहीं जाओगे। लेकिन जब आपको किसी ने धोखा दिया है, किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसे टाइम पे स्वाभाविक से आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं और नेगेटिव विचार आते हैं, उसी को वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वो ओवर थिंकिंग का रूप ले लेते हैं। और ओवर थिंकिंग एक कंडीशन ऐसी है जो क्रिएट करती है हेलुसिनेशन, ठीक है, आपकी डिप्रेशन कन्वर्ट करती है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको किस में ले जाएगी, डिप्रेशन में लेके जाएगी। आगे है, अगला पॉइंट है जो कॉमन पॉइंट है जो अपन बात कर चुके हैं कि सर एग्ज़ाम जैसे से नज़दीक आ रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा, नेगेटिव विचार आ रहे हैं। ये सभी कॉमन चीज़ है कि घबराहट ज़्यादा होती है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स है जो कॉमन आप लोगों के साथ में हुई है ना। तो अब अपन देखते हैं कि इन सभी जो पॉइंट्स आप लोगों ने पूछे हैं उन सभी पॉइंट्स के अपन क्वेश्चन अपन देखते हैं, इनके आंसर देखते हैं क्वेश्चंस के, कि कैसे कैसे क्या क्या उपाय आप इन सभी के कर सकते हो। तो अपन कोशिश करते हैं कि आप सभी को किस प्रकार से आप इनके गुजर सकते हो या इनसे उभर सकते हो। जैसे उपाय का पहला नंबर अपन डालेंगे इसमें। अब आपको सकारात्मक सोचना है कि जो मुझसे हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। पहला पॉइंट अपने आप को ये समझाइए आप लोग कि मैं बेटर कर रहा हूँ, जितना मुझसे बन पा रहा है, जितना मेरे को टाइम मिल पा रहा है और जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ उतनी परफेक्ट है मेरे लिए। और मेरे हाथ में है क्या, आप अपने आप को ये सोचिए कि मेरे हाथ में क्या है। सिर्फ एक प्रैक्टिस है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, रिजल्ट अपने हाथ में थोड़ी है। अपन क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और वो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप को ये समझाइए कि मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ, मैं इतना भी नेगेटिव नहीं हूँ, मेरी तैयारी इतनी भी कम नहीं है, ठीक है, मेरी तैयारी ठीक है। मतलब ठीक का मतलब है कि मैं सभी स्टूडेंट्स की इक्वल चल रहा हूँ और अच्छा पढ़ रहा हूँ, रेगुलर पढ़ रहा हूँ, रेगुलर मैं टाइम दे रहा हूँ और मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा। तो ये सभी चीज़ें हैं कि आप अपने आप को ये सेटिस्फाई कीजिए, आप अपने आप को ये समझाइए कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा पूरा टाइम जो है वो सदुपयोग ले रहा हूँ। अगर आप अपना पूरा टाइम सदुपयोग ले रहे हो तो ये आपके माइंड में सेट होगी, ठीक है, तब नेगेटिव आपके विचार दबेंगे। सेकेंड पॉइंट आपको सोचना है कि ऐसा तो है ही नहीं कि मैं अकेला ही तैयारी कर रहा हूँ और अकेला तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ही पीछे हूँ। आप ये सोचिए कि सब अपने जैसे ही कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका मतलब सब मेरे जैसे हैं, कोई मेरे से 19, कोई मेरे से 20 है, बस इतना ही अंतर है और ज़्यादा किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। बस डिपेंड करता है कि आप कितनी पॉजिटिव सोच के साथ में आप कितना रेगुलर रिवीजन रखते हो, रेगुलरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रेगुलरिटी, जिस कैंडिडेट के माइंड में रेगुलरिटी होती है, सिंसियरिटी होती है, वो हमेशा आगे जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके
याद रखने हैं कि सब मेरे जैसे हैं और सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, वो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। उनकी परिस्थिति अलग है तो मैं उनसे कंपेयर तो करूँगा नहीं, मेरी परिस्थिति अलग है, इसलिए उनका टाइम टेबल मैं अपने फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी परिस्थिति अलग है। मेरे को टाइम ही अलग मिल पा रहा है, उनको टाइम अलग मिल पा रहा है। कई बार अपन क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं किसी दूसरे से कि यार वो तो इतना पढ़ रहा है, इस टाइम पर वो तो पढ़ रहा होगा। अरे भाई, वो इस टाइम पर पढ़ रहा होगा तो हो सकता है दूसरे टाइम पर वो डिस्टर्ब होगा, आप उस टाइम पर पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब सबके साथ में परिस्थितियां अलग अलग होती है, टाइम टेबल सबका अलग अलग होता है। बस इतना सा है, जो टाइम आपको मिले उसका सदुपयोग अपने को करना है सकारात्मक के साथ में, और हमेशा अपने को रेगुलरिटी रखनी है स्टडी के अंदर ताकि अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तीसरा पॉइंट अगर अपन देखेंगे, पढ़ने का मन नहीं करे तो घर वाले या दोस्तों के साथ में आप कुछ टाइम के लिए बाहर घूम के आ सकते हो। बाहर घूमने का मतलब ये नहीं कि टूर कर लिया कहीं। बाहर घूमने का मतलब है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है आज दिन के मेरे को 8 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, शाम होने आई है, इस टाइम पे मेरे को एक अजीब ही बेचैनी सी हो रही है, नेगेटिव विचार ऐसे आ रहे हैं। तो उस टाइम पे आप छोटे बच्चों के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने दोस्त हैं उनके साथ में मार्केट घूम के आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन आधी 1 घंटा तक अपन ऐसा थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अपने घर वालों के साथ में बैठें, अपनी बहन अपने भाई के साथ में बैठें, अपने विचार है उनको थोड़ा एक्सचेंज करें, है ना। कुछ अपन उनको सुनाएं, कुछ उनकी अपने सुने, ताकि अपना जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो। और जब ऐसी ये जो है ना, ये क्या है, एक रिफ्रेशमेंट है। आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपको एक अलग ही एनर्जी का अनुभव होगा। जब वापस से आप ऐसे खेल के, घूम के, बातें करके वापस अब जब अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठोगे तो आपको एकदम माइंड फ्रेश लगेगा और वहाँ से अच्छे से आप रेगुलर स्टडी वापस से अपनी जहाँ छोड़ा था आपने वहीं से अपन वापस से पुनः स्टार्ट अपन कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हमेशा फैमिली के साथ में जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ में जुड़े रहिए जब भी। लेकिन एक पॉइंट इसमें है कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो खुद टाइम वेस्ट करते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं और वो आपको भी डीमोटिवेट करते हो, आपको भी इस प्रकार की बातें कहते हो कि नहीं यार ऐसी एग्ज़ाम है, इसमें पद ही नहीं है, इसमें तो सिलेक्शन के कहाँ चांसेस होंगे, इसमें तो इतने स्टूडेंट बैठेंगे, ये है वो है। तो ऐसे थोड़े से लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, अपने आप के पॉजिटिव वे के अंदर आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे इसमें उपाय का, ऑब्जेक्टिव MCQ सोल्व करें कि लगे सब याद है। अगर आपको लग रहा है, मैंने एक पॉइंट बताया कि सब भूल रहे हैं, ये पॉइंट अपने स्वाभाविक सी है कि विचार आते हैं ऐसे, तो ऐसी चीज़ों का उपाय अपन क्या कर सकते हैं कि आपको जब भी ऐसा लगता है तो आप एक शेड्यूल बनाइए कि मैं जब भी ऐसा लगे मेरे को, या फिर दिन के अंदर कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दीजिए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कि मुझे MCQ सॉल्व करने हैं। जिस भी सब्जेक्ट में ऐसा लगता है, थ्योरी आपने पढ़ा है, तो उसी थ्योरी की जो MCQ है आप उसको सॉल्व करके देखिए। सॉल्व करोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होएंगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की ओर लेके जाएगा। तो उससे आपका जो मनोबल टूट रहा है कि याद नहीं है, वो चीज़ें वापस से रिपीट होगी और आपको लगेगा कि हाँ यार याद तो है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगले अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन, MCQ से पढ़ा हुआ मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। अगला उपाय क्या है कि जब भी आप MCQ सोल्व करोगे तो आपको लग रहा है कि मेरा तो पढ़ा हुआ सब मिक्स हो गया, वो कंडीशन वापस नहीं आएगी। अब आपको हर चीज़ अलग सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक साथ सोचने बैठोगे तो स्वाभाविक सी बात है, इतना बड़ा लेंथी सिलेबस है, इतना बड़ा जीके का सिलेबस है, इतना बड़ा सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो ऐसी चीज़ें आनी कॉमन है कि आप एक साथ में कैसे सोच सकते हो इतनी चीज़ें। लेकिन आपके सामने जब सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सिलेक्टिव पॉइंट्स आते हैं, तो आपका माइंड उसी टाइम पे उस पॉइंट को क्लिक करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ है, तो आपकी सभी चीज़ें सेपरेट हो जाएगी। पर्टिकुलर आपका माइंड उसी चीज़ के ऊपर वर्क करेगा कि हाँ इस चीज़ के बारे में अपने आज तक क्या पढ़ा है। तो वो चीज़ें हैं जो, ये सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है जब आप MCQ सॉल्व करोगे। ये टाइम मैंने बता चुका हूँ आपको। ओवर थिंकिंग से बचने का एक ही ऑप्शन है कि जब भी ऐसे विचार आए, नेगेटिव आप ज़्यादा सोचने लगो, कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगो, तो उससे बचने का उपाय है कि आप जल्दी से उसी टाइम पे उठकर अपने घर वालों के साथ बैठिए, अपने ऐसे अच्छे दोस्त के साथ बैठिए जो आपको हंसी मजाक करे, जिसके साथ में आपको सुकून मिलता हो, टाइम स्पेंड, अच्छा टाइम स्पेंड जिसे आप मान सकते हो, उसके साथ आप अपने विचार है वो विमर्श कर सकते हैं, ताकि आप ओवर थिंकिंग से उस टाइम पे बच पाओगे। दूसरी चीज़,
पढ़ते पढ़ते आप बोर होते हैं, पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता, पढ़ते पढ़ते नेगेटिव आते हैं, पढ़ते पढ़ते मिक्स होता है, ऐसी सभी चीज़ें हैं, तो उसका एक उपाय और है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, उसमें अगर ऐसा लग रहा है तो आप सब्जेक्ट चेंज करने की आवश्यकता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपको ऐसे लगने लगा, तो आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ें जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हो सकता है जियोग्राफी आपको अच्छी लगती हो, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है कि हाँ यार राजस्थान में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ है वहाँ, तो थोड़ा इंटरेस्ट आपका बनता है। तो उस टाइम वो चीज़ें हैं कि आपको सब्जेक्ट चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती एक ही चीज़ के पीछे नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। ऐसे कोई भी काम नहीं करना है जो आपको नेगेटिव की ओर लेके जाते हो। हमेशा उस काम में ऐसे वक्त पे उसी चीज़ का सहारा लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना, जिसके साथ बात करने से, जिसकी बातें करने से, जो चीज़ें पढ़ने से आपको अच्छा लगता हो, अच्छा फील होता हो, ऐसी चीज़ों, ऐसी चीज़, ऐसी पढ़ें, ऐसे काम करें, ऐसे लोगों के साथ में उठे बैठे उनके साथ में ऐसे विचार विमर्श करें। अगला अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो कि आपने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते करते अगर कोई भी थ्योरी, कोई भी चीज़ें जो बार बार में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आप अटक रहे हो, तो ऐसे थ्योरी को रजिस्टर अपने पास में रखिए, थ्योरी नोट्स वाला। तो आप उसको उसी टाइम पर वो जो क्वेश्चंस में आप प्रॉब्लम आ रही है उस थ्योरी को वापस से रिवीजन कर लीजिए बीच के अंदर, ताकि बीच में जब आप उसको रिवीजन करोगे और उससे रिलेटेड फिर वापस क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब ज़रूरी है कि जब भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो साथ साथ में थ्योरी को आप सहायक के रूप में यूज में ले सकते हो। ऐसे नहीं ज़बरदस्ती कि मैं तो सही करके रहूँगा इसको। इससे कहीं बेटर है कि जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी थ्योरी उसी टाइम पे पढ़ लो आप, ताकि वो हमेशा आपके माइंड में रहे कि ये थ्योरी मैंने यहाँ पढ़ी थी क्योंकि क्वेश्चन मेरा बार बार गलत हो रहा था, ठीक है। तो इससे बचा जा सकता है। जितना हो उतना थ्योरी रिविजन करें। सिलेक्शन का एक ही सबसे बेस्ट जो मंत्र है वो ये है कि आपने कंटेंट, हो सकता है कम है आपके पास में, हो सकता है आपने कोई एक या दो टॉपिक आपने छोड़ दिए हो, ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको ये है जो कंटेंट आपने पढ़ा है उस कंटेंट को परफेक्टनेस से आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितने ज़्यादा आपका रिवीजन होगा सिलेक्शन उतना ही आपका नज़दीक होगा। इसका मतलब जो थ्योरी आपने, जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है, उसको 5 बार 6 बार उसको रिवीजन, बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि हर पॉइंट आपके माइंड में क्लिक हो कि ये चीज़ तो यहाँ मैंने पढ़ा था। क्योंकि कई क्या करते हैं, एग्ज़ाम के लास्ट तक नोट्स का बांटते रहते हैं, नोट्स का ऐसे जुगाड़ करते थे, ये नोट्स मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, ये नई गाइड मिल जाए, ये थ्योरी मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, उससे कुछ नहीं। लास्ट टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सहायक जो आपको कर सकता है, सहायता दे सकता है, वो सिर्फ आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस है। जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आपके माइंड की जो थ्योरी है, जो आपने पढ़ी है, उस थ्योरी को अप्लाई होता है। क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक थ्योरेटिकल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी आपने पूरी पढ़ी है, जब तक आपने एमसीक्यू सोल्व नहीं किया आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मतलब जब एग्जाम में आप रियल प्रैक्टिकल में बैठोगे तो वहाँ पर आप उस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाओगे। और वो थ्योरी अप्लाई कब होगी, जब आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करते हो। तो एग्जाम के लास्ट के 2-3 महीने जब भी बचते हैं, थ्योरी के साथ साथ में एमसीक्यू है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी संभावनाएं बनेगी कि आप सिलेक्शन के उतना ही नज़दीक जाओगे। अगला है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो वक्त है, वक्त को वक्त दोगे तो एक दिन वक्त हमें भी सक्सेस होने का वक्त देगा। तो वो कंडीशन है कि आप जितनी भी कोशिश करो, आपको ये महसूस होना चाहिए, आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए माइंड के अंदर कि मेरा किसी भी कंडीशन के अंदर जो टाइम है, मेरा समय है, वो वेस्ट ना हो। कई क्या करते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते एग्जाम का नज़दीक टाइम है, ऐसा कुछ है और आपको पता ही नहीं चल रहा, कहीं शादी में चले गए, 10 दिन वहाँ घूम आए, 5 दिन कहीं फ्रेंड के साथ चले गए, और कहीं जा रहे हो, आप रिश्तेदारी में चले जा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, फिर वापस आकर अपन उसी चीज़ को सोचते हैं, पढ़ें, इसको रिवीजन करें। भाई 5 दिन तो बहुत बड़ी बात होते हैं। अगर आप 2 दिन भी छोड़ दोगे तो भी आपका माइंड जो है वो एक क्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप पीछे क्या पढ़ा था आपने। इसका मतलब आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समय का सदुपयोग करें, रेगुलरिटी रखें, रेगुलर आपका टाइम टेबल को फॉलो कीजिए कि रेगुलर मुझे पढ़ना है, रेगुलर रिवीजन करना है, रेगुलर एमसीक्यू सोल्व करने हैं, वो रेगुलर आपको रखना है। लास्ट लाइन मैंने लिखी है, कर्म अपने हाथ में है, तो अपन कर्म कर सकते हैं, क्योंकि परिणाम अपने हाथ में नहीं, वो कर्म के हाथ में है। जैसे आपके कर्म होंगे परिणाम वैसा ही आएगा। इसका मतलब परिणाम की टेंशन तो छोड़ो, आप अपने कर्म के ऊपर फोकस करो कि मैं अपने बेस्ट जो
मेरी कैपेसिटी है उससे भी कहीं बेस्ट मैं करने की कोशिश करूँगा। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपकी मेहनत अच्छी होगी, आपकी सिंसियरिटी अच्छी होगी, आपने सच्चे मन से तैयारी की है, तो रिजल्ट आपका 100% शुद्ध रिजल्ट आएगा, प्योर रिजल्ट आएगा और आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें जो पॉइंट थी जो मैंने आपके साथ में रखने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रॉब्लम्स इसमें आ गई होगी, सॉल्व हुई होगी। और लास्ट के अंदर मैं आपको बता दूँ कि जो MCQ बुक है जो आप लोगों के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट की है, जो अभी आने वाली है, तो वो आपको जो मार्च के एंड तक जो है वो बुक आपको अवेलेबल होगी, और लगभग जो है ये भी 400 पेज के आसपास रहेगी। पूरे RPSC के द्वारा 5 जो पेपर किए गए हैं उन पेपर का सॉल्यूशन है 350 पेज के आसपास। तो खूब सॉल्यूशन दिए हैं, दोनों मीडियम के अंदर दिए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, ताकि आप सभी जब भी सॉल्व करो तो आपको लगे हाँ यार प्रत्येक क्वेश्चन के साथ पूरी थ्योरी अपनी क्लियर हो रही है। तो उस हिसाब से मैंने थ्योरी उसमें इंक्लूड की है। लास्ट के अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने टूल टेक्निक्स के डाले हैं ताकि वो भी आपको रिवीजन कर पाओ। 2 आप लोगों की जो विशेष था आप लोगों का एक कि सर इसमें मॉक टेस्ट जो है वो डालिए, तो 2 जो मॉक टेस्ट हैं वो मैंने लास्ट के अंदर डाले हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डाले हैं, प्रत्येक सिलेबस के, आपके प्रत्येक टॉपिक से सिलेबस के क्वेश्चंस डाले हैं मैंने, ताकि आपको वैसा फील हो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं वैसे ही टॉपिक वाइज। तो 2 मॉक टेस्ट हैं 100 क्वेश्चंस के, वो भी डाले हैं 2, तो वो उनके लास्ट में आंसर की डाल दी मैंने, तो वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और लास्ट में अपने आंसर की से चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप सभी के कमेंट्स जो हैं उनका कलेक्शन लेके आया था और आपकी सभी प्रॉब्लम जो थी उन सभी का सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। फिर भी कोई स्टूडेंट्स के कोई डाउट कोई रहता है तो आप लोग कमेंट सेशन में जाके ज़रूर डालिए आप लोग, और हो सका तो अपन जब कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप लोग कमेंट्स को कलेक्ट करके और वापस से आपका सुझाव है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। तो रेगुलर अपनी स्टडी के ऊपर फोकस रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।